एक दर्दनाक और डरावने कार एक्सीडेंट में बचने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि मैं ड्रैगन किंग पैलेस का एक 108वीं पीढ़ी का वारिस हूं। मेरे पास न केवल खरबों डॉलर थे बल्कि मेरे एक इशारे पर मरने मिटने को तैयार 1 लाख कुलीन सैनिक भी थे। लेकिन जानते हो क्या, मेरे दिमाग में मौजूद उस बेवकूफ सिस्टम को अब भी यही लगता था कि मैं अपनी पिछली जिंदगी वाला वही बेकार कचरा हूं। दिन रात वह मुझसे एक महासिंप एस बनने की उम्मीद करता था, जो हीरोइन के पीछे भागता रहे या किसी नकली अमीर लड़के के साथ फालतू के झगड़ों में फंसा रहे। जाहिर है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी मौजूदा ताकत के साथ मैं उन सबको अपनी छोटी उंगली से कुचल सकता था। भला मैं इस बेकार के ड्रामे में क्यों पड़ूं? तभी इस शरीर की यादों को पूरी तरह से सोखने के बाद मैंने एक बेहतरीन फिटिंग वाला सूट पहना और सीढ़ियों से नीचे उतरा। रास्ते में नौकर चाकर मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। और सच कहूं तो उनका ऐसा करना जायज भी था। पुराना मैक्स स्टर्लिंग असल में एक नामी गिरामी घरेलू नौकर जैसा था। सूट तो दूर की बात है, उस बंदे ने अपनी जिंदगी में कभी ढंग से प्रेस किए हुए कपड़े तक नहीं पहने थे। यादों के मुताबिक पुराना मैम पिछले 3 सालों से लिली येट्स के लिए पागलों की तरह तड़प रहा था। उसे जीतने के लिए मैंने उसे पैसे दिए, साधन दिए और यहां तक कि इस बात की चिंता की कि उसने खाना खाया या नहीं। मैं सच में कुकिंग स्कूल गया, शेफ का लाइसेंस लिया और रोज उसके लिए खाना बनाया। मैंने सिर्फ बॉयफ्रेंड का टैग पाने के लिए अपनी पीठ तुड़वा ली थी। लेकिन फिर लिली का प्यारा सफेद घुड़सवार, उसका पहला प्यार, विदेश से वापस आ गया। उस पल से लिली दिन ब दिन ठंडी पड़ती गई और उससे मिलने के लिए बहाने बनाने लगी। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो लिली ने मुझे वही पुराना घिसा पिटा बहाना दिया। वह कमजोर और बीमार है, उसे किसी के सहारे की जरूरत है, ज्यादा मत सोचो। लिली की आखिरी याद मेरे पास तब की थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। खून से लथपथ होकर जब मैं इमरजेंसी की ओर जा रहा था, मैंने उसे फोन किया लेकिन वह काटती रही। जब मैं खुद को घसीटते हुए अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा कि लिली अपने उस प्यारे व्हाइट नाइट को बड़े प्यार से चम्मच से खाना खिला रही थी, क्योंकि उस लड़के को हल्का सा जुकाम था। यादें वहीं रुक गईं। मैंने अपने दिमाग को खंगाला तो महसूस हुआ कि अभी भी बहुत सारे यादों के टुकड़े लॉक हैं। पर खैर, अगर वे नहीं खुल रहे तो मुझे परवाह नहीं। खुद को संभालते हुए मैं किचन में गया और बड़ी आसानी से 4 शानदार डिश और एक सूप तैयार किया। नौकरों की अजीब नजरों को नजरअंदाज करते हुए मैं बैठ गया और वैक्यूम क्लीनर की तरह खाना सफाचट करने लगा। ठीक उसी वक्त डाइनिंग रूम का दरवाजा खुला। स्वागत है मिस लिली, स्वागत है यंग मास्टर काइल। नौकरों का अभिवादन सुनकर मैंने अनजाने में ऊपर देखा। एक आदमी और एक औरत अंदर आए, लिली येट्स और उसका प्यारा लाडला काइल बेट्स। पुराने समय में लिली एक साधारण पड़ोस वाली लड़की जैसी थी, लेकिन मेरे पुराने वर्जन की आर्थिक मदद की बदौलत वह अब कुछ सालों से एक सीईओ थी। उसका अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। वह परिपक्व, दबंग और निर्विवाद रूप से खूबसूरत थी। वाकई एक दुर्लभ सुंदरी। कोई ताज्जुब नहीं कि पुराना मैं उसके पीछे इतना अंधा था। मुझे अपने सीने में अचानक एक दर्द महसूस हुआ। मैंने तेवर चढ़ाए। मैक्स, तुम्हारी तबीयत कैसी है? लिली की आवाज में अपराध बोध की हल्की सी झलक थी। शायद उसे कार एक्सीडेंट याद आ गया था। कायल बेट्स तुरंत आगे बढ़ा और संत बनने का नाटक करने लगा। मैक्स, प्लीज लिली को दोष मत दो, यह सब मेरी गलती है। मैं बचपन से ही शारीरिक रूप से कमजोर हूं और इस शहर में मेरा कोई परिवार नहीं है, इसीलिए वह मेरी देखभाल करने आई थी। यह सुनकर मुझे गुस्सा भी नहीं आया, बल्कि मुझे यह बहुत मजाकिया लगा। अपनी पिछली जिंदगी में मैं हमेशा सोचता था कि एक वयस्क आदमी कितना दयनीय अभिनय कर सकता है। अब मैं साक्षात एक ग्रीन टी पिकमी बॉय को देख रहा था। ये देखकर कि मैं जवाब देने की जहमत भी नहीं उठा रहा, लिली ने भौहें सिकोड़ी और उसका बचा कुचा अपराधबोध हवा में उड़ गया। वह सीधे मेरे पास आई। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैक्स, क्या तुम एक बार के लिए बड़े हो सकते हो? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई। मैंने तुम्हें बताया था कि कायल भी अस्पताल में था। उसका कोई और नहीं है, इसलिए मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ी। खुद को देखो, तुम यहां बिल्कुल ठीक बैठे हो। तुम किस बात का ईर्ष्यालु नाटक कर रहे हो? इसके साथ ही उसने कॉफी टेबल पर एक गिफ्ट बॉक्स पटका। उसने इसे इतनी जोर से फेंका कि ढक्कन खुल गया और अंदर की चीज दिखने लगी। एक बहुत लग्जरी फाउंटेन पेन। बॉक्स पर एक मास्टर कारीगर के हस्ताक्षर भी थे। मटेरियल से लेकर डिजाइन तक वह चिल्ला चिल्लाकर अपनी कीमत बता रहा था। लिली, गुस्सा मत करो।
मैक्स बस इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। ये पूरी तरह से समझने लायक है कि वह तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए कुछ छोटी चालें चलेगा। कायल ने पेन उठाया और मेरी ओर धकेला, जानबूझकर अपनी कलाई की घड़ी दिखाने के लिए अपनी आस्तीन ऊपर की। घड़ी और पेन एक ही लग्जरी ब्रांड के थे, लेकिन उनकी कीमत में जमीन आसमान का अंतर था। वह खुलेआम लिली का पक्षपात दिखा रहा था। मैं बस अपना सिर झुकाए खाना ठूंसता रहा। मुझे इग्नोर होते देख कायल बेचैन होने लगा। वह थोड़ा करीब आया और गंभीर दिखने की कोशिश की। मैक्स, लिली तुमसे बात कर रही है। मैंने तुम्हारे लिए अच्छी बातें कहने की कोशिश की, लेकिन अगर तुम ये नखरे जारी रखोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। लिली ठंडी हंसी हंसी। इसे रहने दो कायल। ये हार्ड टू गेट वाला नाटक, मैं इसे अच्छे से समझती हूं। इसे यहीं बैठने दो। वह मुड़ी, लेकिन कायल झिझका। पर लिली, मुझे सच में थोड़ी भूख लगी है। लिली के कदम रुक गए। वह मुझे राजा की तरह खाना खाते हुए देखने से खुद को रोक नहीं पाई। सच तो यह है कि अस्पताल में दिनों तक बेस्वाद खाना खाने के बाद वह भी ऊब चुकी थी। कायल की फरमाइश सुनकर उसने मुझे उसी पुराने बर्फीले लहजे में आदेश दिया। मैक्स, क्या तुमने सुना नहीं कि उसे भूख लगी है? जाओ और कुछ खाना बनाओ। कायल की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत जोड़ा, ओह मैक्स, मैं तीखा खाना नहीं खा सकता, सी फूड भी नहीं। और मुझे इससे पहले कि वह अपनी बेतुकी वीआईपी मेनू फरमाइश पूरी कर पाता, मैंने सूप की आखिरी घूंट भरी, एक बहुत ही संतुष्ट डकार ली और एक बड़ी मुस्कान के साथ ऊपर देखा। कायल दंग रह गया। मैं मुस्कुरा क्यों रहा था? क्या मुझे गुस्से में पागल नहीं होना चाहिए था? लेकिन अगले ही पल मैंने धीरे से अपना मुंह खोला और एक एक शब्द साफ साफ कहा, क्या तुम गंदगी खाते हो? इससे पहले कि कायल इस अपमान को समझ पाता, मैंने बॉक्स से वो लग्जरी फाउंटेन पेन छीना और उसे सीधे उसके हाथ के पिछले हिस्से में घोंप दिया जो टेबल पर रखा था। ढपाक! पेन उसके हाथ के आर पार हो गया। ताकत इतनी जबरदस्त थी कि महंगी मार्बल की कॉफी टेबल मकड़ी के जाले की तरह चटक गई। कायल तुरंत कसाई खाने के सुअर की तरह चीखने लगा, मेरा हाथ, मेरा हाथ! कमरे में मौजूद नौकरों ने यह दृश्य देखा और डर के मारे फर्श पर गिर पड़े। लिली पूरी तरह से सुन्न हो गई थी। मेरी अचानक हुई विस्फोटक हिंसा से वह सदमे में थी। उसने मैक्स का यह रूप कभी नहीं देखा था। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर गया। कायल की लगातार चीखों ने आखिरकार उसे हकीकत में वापस लाया। मैक्स, क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलो। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने इत्मीनान से एक सिगरेट निकाली, जलाई और कायल के आंसुओं से भरे चेहरे पर धुएं का एक मोटा बादल छोड़ दिया। तुम्हें मेरे सामने कमजोर शिकार बनने का बहुत शौक है ना? चलो, इसे एक एहसान समझो। देखते हैं कि इस बार तुम्हारा रोना असली है या नहीं। जाओ, अपनी प्यारी लिली को अपने लिए दुखी होने दो। यह देखकर लिली अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। उसकी नजरों में उसके सामने बैठा आदमी मैक्स नहीं था। वह साक्षात एक दरिंदा था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसका पालतू आज्ञाकारी कुत्ता इतना डरावना और अजनबी कैसे हो गया। उसे बुत बने खड़े देख मैंने अपना सिर झुकाया, जैसे वाकई उलझन में हूं। तुम अपने प्यारे छोटे कायल की देखभाल क्यों नहीं कर रही हो? अगर तुमने जल्द ही वो पेन नहीं निकाला तो उसका बहुत सारा खून बह जाएगा, तुम्हें पता है। भले ही मैं मुस्कुरा रहा था और मेरी आवाज नरम थी, लिली की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। लेकिन मेरे शब्दों ने उसे संकट की याद दिलाई। सही बात है, कायल को इलाज की जरूरत थी। वह उसकी ओर झपटी। लिली, मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैक्स, तुम साइको हो! कायल चिल्लाया। उसकी चीखें सुनकर लिली और भी घबरा गई। उसने हाथ बढ़ाया पेन को उसके हाथ से खींचने के लिए। जैसे ही उसकी उंगलियां पेन को छुईं, उसके कान के पास एक फुसफुसाहट गूंजी। ओह, तो तुम सच में इसे खींचने वाली हो? वह जम गई। इससे पहले कि उसका दिमाग खतरे को समझ पाता, उसे लगा जैसे किसी ट्रक ने उसके पेट में टक्कर मार दी हो। एक अंधे कर देने वाले दर्द ने उसे घुटनों पर ला दिया और वह हिंसक रूप से उल्टियां करने लगी। मैंने इत्मीनान से अपनी उंगलियां लिली के ब्लेजर पर पोंछीं। मेरे चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। फिर मैं सोफे पर पीछे झुककर आराम से बैठ गया और अपने पैर फर्श पर बैठी उसके पीठ पर रख दिए। दो लोग जो अभी कुछ देर पहले इतने ऊंचे और शक्तिशाली बन रहे थे, अब पूरी तरह से तबाह थे। एक टेबल से चिपका हुआ अपनी आंखें रो रहा था, दूसरी फर्श पर घुटने टेके उल्टियां कर रही थी और मेरे पैरों के पायदान फुटस्टूल का काम कर रही थीं। मैंने अपनी सिगरेट की राख झाड़ी और कांपते हुए नौकरों पर एक तिरछी नजर डाली। अगर किसी ने फोन को छुआ भी तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं उसके पैर काट दूंगा और उनका इस्तेमाल सूप बनाने के लिए करूंगा। खट खट! फोन तुरंत फर्श पर गिर गए। नौकर जमीन पर लेट गए, सूखे पत्तों की तरह कांप रहे थे।
उन्होंने अभी अभी कायल और लिली का हश्र अपनी आंखों से देखा था। कमजोर दब्बू युवा मालिक मैक्स मर चुका था। उनके सामने बैठा आदमी एक शैतान था। मैक्स, खांसते हुए, अपने पैर मेरे ऊपर से हटाओ, लिली ने खांसते हुए कहा। उसका शरीर मेरे जूतों के नीचे कांप रहा था। अगर तुमने मेरे पैर गिराए, मैंने आलस से कहा, तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे सामने कायल का सिर कुचल दूंगा, और तुम्हारा भी, जाहिर है। लिली जम गई, उसके माथे पर पसीना आ गया। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि मैक्स इतनी बुरी तरह कैसे बदल गया। उसने सच में उसे मारा था। वह तो उसका परम गुलाम होने वाला था। लिली से बेहतर मैक्स को कोई नहीं जानता था। उसका समर्पण उसकी हड्डियों में खुदा हुआ था। उसे बस अपनी उंगलियां चटकानी होती थीं और वह दुम हिलाते हुए आ जाता था। लेकिन आज इस आदमी से पूर्ण प्रभुत्व का एक स्वाभाविक दम घोंटने वाला आभास हो रहा था। मैंने धुएं का एक और कश छोड़ा। खूबसूरत औरतें, बेशक, मुझे वे पसंद हैं, लेकिन एक ट्रांसमिग्रेटर और ड्रैगन किंग के रूप में मुझे बस अपनी उंगलियां चटकानी हैं और सुंदरियां मेरे दरवाजे पर लाइन लगा देंगी। मैं भला सिंप क्यों बनूंगा? इसके अलावा मुझे इस शरीर के पिछले मालिक का गुस्सा भी तो निकालना था। अपना शोर बंद करो, मैंने कायल की दयनीय सिसकियों से चिढ़कर झिड़क दिया। मैंने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। कायल ने तुरंत अपना खाली हाथ अपने मुंह पर रख लिया। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। उसे अंदाजा नहीं था कि मैक्स अचानक क्यों भड़क गया था। लिली को मुक्का मारना तो दूर की बात है, एक इंसानी हाथ में पेन घोंप देना और मार्बल की मेज को चटका देना, यह वैसी ताकत नहीं थी जिससे वह कभी पंगा ले सके। मैंने लिली की पीठ से अपने पैर हटाए, नीचे झुका और उसकी ठुड्डी पकड़कर सीधे उसके चेहरे पर धुआं छोड़ दिया। कड़वे धुएं ने उसे बुरी तरह खांसने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुराना मैक्स चेन स्मोकर था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि लिली को गंध पसंद नहीं है, उसने तुरंत सिगरेट छोड़ दी थी। उसे घुटते हुए देख मैं मुस्कुराया। तुम वास्तव में काफी मजाकिया हो। मैंने तुमसे पेन खींचने के लिए कहा और तुम सच में ऐसा करने जा रही थी। वाह, तुम अपने छोटे कायल से वाकई बहुत प्यार करती हो, है ना? खा खा मैक्स, छटाक। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। सिस्टम के बफ के साथ मेरी ताकत एक सामान्य इंसान से 10 गुना ज्यादा थी। हाथ रोककर मारने के बाद भी थप्पड़ ने उसके गालों को तुरंत गुब्बारे की तरह सुझा दिया। तुम्हें मुझे मैक्स बुलाने की इजाजत किसने दी? मैंने उसके बाल पकड़े और उसका सिर पीछे की ओर झटका। मेरी बात ध्यान से सुनो, लिली एड्स, आज के बाद से हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और अगर तुमने दोबारा कभी मेरे सामने अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली क्रूरता क्या होती है, समझी? लिली ने घबराहट में ऊपर देखा। मेरी खतरनाक और शिकारी नजरों से आंखें मिलाईं। उसने अनजाने में सिर हिला दिया। मैंने उसके बाल छोड़ दिए और उसके सूजे हुए गाल को ऐसे थपथपाया जैसे किसी कुत्ते की तारीफ कर रहा हूं। अच्छी लड़की, अब कहो थैंक यू। अजीब बात है, भयानक डर के बावजूद मुझे अच्छी लड़की कहते हुए सुनकर उसके सीने में गर्मजोशी का एक अजीब सा एहसास हुआ। थैंक यू, जो मैं सुनना चाहता था वह सुनने के बाद मैं खड़ा हुआ, अपने सूट की धूल झाड़ी और कायल की ओर चल दिया। मैंने उसे एक कोमल मुस्कान दी। अपना हाथ हटाओ। कायल डरा हुआ था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन उसने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उसने धीरे से अपना हाथ मुंह से हटाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, मैंने अपनी सिगरेट का जलता हुआ हिस्सा सीधे उसके मुंह में ठूंस दिया और उसके साथ ही उसके जबड़े पर एक जबरदस्त अपरकट जड़ा। कड़क दांतों के टूटने की उस विभत्स आवाज से कमरा गूंज उठा। जलती हुई सिगरेट और उसके अपने दांतों के टूटे हुए टुकड़े उसके गले के नीचे उतार दिए गए। कायल ने तुरंत अपना पेट पकड़ लिया और असहनीय पीड़ा में फर्श पर गिर पड़ा। दर्द इतना शुद्ध था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। उसे फर्श पर तड़पते देख मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पिछले जीवन की उन दुखद यादों को सोखते समय मैंने जो भी घुटन और हताशा महसूस की थी, वह इस एक खूबसूरत पल में पूरी तरह धुल गई। उसी समय मेरे दिमाग में एक नोटिफिकेशन गूंजा। डिंग, होस्ट को बधाई। मुख्य नायिका को उसके फैसलों पर पछतावा कराकर आपने सफलतापूर्वक प्लॉट लाइन को पलट दिया है। पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। कुल शक्ति में 10 गुना वृद्धि। एक ड्रैगन नेशन। ब्लैक कार्ड जिसमें $50 बिलियन लोड हैं। सूट थग की उपाधि प्राप्त। सूट पहनने से युद्ध शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। सिस्टम के पुरस्कारों को सुनकर मैं पूरे 2 सेकंड के लिए ठिठक गया। कथानक को पलटना इतना आसान है, तो अगली बार जब मैं किसी मुख्य नायिका से मिलूं तो बस उसके पास जाकर उसे एक थप्पड़ जड़ दूं। जानकर अच्छा लगा, बाद में इसे जरूर आजमाऊंगा। इसी सुखद विचार के साथ मैं हवेली से बाहर निकल गया। मैं अभी अभी इस दुनिया में आया था, जाहिर है
कि अब इसका आनंद लेने का समय था। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, अंधेरे से दो आकृतियां प्रकट हुईं। एक पुरुष और एक महिला दोनों एक घुटने के बल झुक गए। उनके सिर पूर्ण सम्मान में झुके हुए थे। हम ड्रैगन किंग का अभिवादन करते हैं। यादें वापस आने लगीं। ड्रैगन किंग पैलेस विदेशों का एक विशाल सिंडिकेट था। पुराना मैं वर्तमान ड्रैगन किंग के रूप में 7 साल पहले देश लौटा था और एक गुप्त नेटवर्क बनाने के लिए तुरंत लो प्रोफाइल रहने लगा था। वह 7 साल की समय सीमा पूरी हो चुकी थी। ड्रैगन किंग पैलेस अब परछाइयों से बाहर निकलने के लिए तैयार था। मेरे सामने घुटने टेके हुए ये मेरे दाएं और बाएं हाथ के एनफोर्सर्स थे। वह आदमी ड्रेक अकल्पनीय युद्ध कौशल का स्वामी था। वह आमने सामने की लड़ाई का उस्ताद और हर जात हथियार का विशेषज्ञ था। वह महिला किरा एक कुलीन हत्यारी थी जो ठंडे हथियारों और छिपकर हमला करने की कला में माहिर थी। दोनों ही विदेशी युद्ध क्षेत्रों से लेकर मातृभूमि तक मेरे पुराने वर्जन के पीछे पीछे आए थे और फिर पुराने मुझ ने एक फुल टाइम सिम्प बनने का फैसला कर लिया। 1 मिनट रुकिए। मुझे अचानक एक बड़ी कमी, प्लॉट होल का एहसास हुआ। पुराना मैं तो लिली के लिए सिर्फ 3 साल से तड़प रहा था। बाकी के 4 साल वह क्या कर रहा था? जब मैं यह मानसिक गणना कर रहा था तभी किरा बोली, मेरे राजा, आपने पहले उल्लेख किया था कि आज आप मिस येट्स की कंपनी को पब्लिक करने और उनके लिए $1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित करने में मदद करेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट रद्द करो, मैंने उसे बीच में ही काट दिया। और हमने उसकी कंपनी में जितने भी संसाधन लगाए हैं उन सबको वापस खींच लो, उसे पूरी तरह खाली कर दो। ड्रेक ने हैरान होकर ऊपर देखा। लेकिन मेरे राजा, क्या आपने नहीं कहा था कि क्या तुम्हें अंग्रेजी समझ नहीं आती? मेरी आवाज सपाट और भावनाओं से रहित थी। किरा, जो अभी खड़ी होने ही वाली थी, उसने तुरंत अपना घुटना वापस सड़क पर दे मारा। मुझे क्षमा करें ड्रैगन किंग, इस अधीनस्थ ने अपनी सीमा लांघी। ठीक है, मैंने लापरवाही से हाथ हिलाया। बस ये याद रखना, आज से लिली येट्स हमारे लिए मर चुकी है। उसके अस्तित्व को नजरअंदाज करो, लेकिन अगर वह सक्रिय रूप से हमें उकसाने की हिम्मत करे तो उसे खत्म कर दो। ये सुनकर दोनों प्रवर्तक स्तब्ध थे, लेकिन वे जानते थे कि सीधे आदेश पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। हालांकि किरा को कुछ और याद आया। उसके आकर्षक चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव थे। हाल ही में मिस सामंथा किसी मुसीबत में पड़ गई हैं। राजधानी का वेंस परिवार उन्हें जबरन शादी, अरेंज्ड मैरिज के लिए मजबूर कर रहा है। क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? सामंथा, मैंने पलकें झपकाईं। ये सामंथा कौन है? ठीक उसी वक्त यादों का एक विशाल डेटा मेरे दिमाग पर हावी हो गया। फाइलों में सामंथा नाम भी शामिल था। जैसे जैसे मैं यादों को देख रहा था, मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आने लगा। सामंथा, क्लोई, वेनेसा, बेहद खूबसूरत हसीनाओं की एक पूरी लिस्ट मेरे दिमाग में कौंध गई। जितनी ज्यादा यादें अनलॉक हुईं, उतना ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। कोई ताज्जुब नहीं कि वो बंदा 7 साल से वापस आया था, लेकिन लिली के लिए सिर्फ 3 साल से पागल था। लिली से पहले वो औरतों की एक पूरी फौज के लिए सिंप बन चुका था। वह एक से मिलता, उसके लिए पागल होता, धोखा खाता, फिर दूसरी की तरफ मुड़ता, फिर पागल होता, फिर धोखा खाता, और यही सिलसिला चलता रहा। और उसने हर बार अपना 110% दिया था। मैं पूरी तरह अवाक था। भाई, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सिर्फ एक सिंप नहीं थे, तुम तो दुनिया के तमाम सिंपों के सुप्रीम अल्फा थे। मेरी खामोशी को देख किरा की आंखों में उदासी की झलक आई। मेरे राजा, मैं समझती हूं। मैं जाऊंगी और तुरंत इस शादी को रुकवा दूंगी। रुको, रुको, रुको। मैंने उसे तुरंत रोका। जहमत मत उठाओ। चाहे वह सामंथा हो, क्लोई हो या कोई और, अब से उनके बारे में मुझे कुछ भी रिपोर्ट मत करना। ड्रेक और किरा ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। क्या उनका बॉस एक नाउम्मीद आशिक नहीं था? सालों से उन्हें उसकी पूर्व प्रेमिकाओं के लिए छोटे मोटे काम करने और उनके गार्जियन एंजल बनने की आदत हो गई थी। अब उसे अचानक कोई परवाह नहीं थी। वे दोनों ऐसे खोए खोए लग रहे थे जैसे उनसे उनके जीवन का उद्देश्य छीन लिया गया हो। उनके चेहरे देख मेरा मन किया कि अपना सिर पीट लूं। सच तो यह है कि यादों की समीक्षा करने के बाद मुझे पता चला कि पुराना मैं कितना हास्यास्पद था। एक वैश्विक साम्राज्य की चाबियां हाथ में होने के बावजूद उसने उसका इस्तेमाल सिर्फ औरतों के एक झुंड को बिना शर्त ग्राहक सेवा देने के लिए किया था। कोई भी गुस्सा हो जाएगा। मैंने अपनी कनपटियां मलीं। ठीक है, अब इससे बाहर निकलो। मेरे रहने के लिए कोई जगह ढूंढो। ड्रेक तुरंत सावधान की मुद्रा में आ गया। निश्चिंत रहें मेरे राजा, निवास तैयार है और गाड़ी ठीक बाहर इंतजार कर रही है। उसने मुझे कार की चाबियां और संपत्ति के कागजात थमा दिए। वूश! रोशनी की एक चमक के साथ कागजात और चाबियां मेरे हाथ से गायब हो गईं।
दोनों प्रवर्तकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें ड्रैगन किंग को देखे काफी समय हो गया था, लेकिन वह जादू के करतब कब से जानने लगे थे? सामान कहाँ गया? वफादार होने के नाते उन्होंने अपने सवाल अपने तक ही सीमित रखे। मैंने समझाने की जहमत नहीं उठाई। यह सिर्फ सिस्टम का इन्वेंटरी फंक्शन था। कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, लेकिन चाबियां और कागज रखने के लिए एकदम सही थी। सामान सुरक्षित रखा देख ड्रेक ने आगे कहा, मेरे राजा, 3 दिनों में कैपिटल कॉमर्स सेंटर एक बड़े समारोह की मेजबानी कर रहा है। व्यापार जगत के सबसे बड़े खिलाड़ी वहां मौजूद होंगे। अगर आप राजधानी में जल्दी अपना दबदबा बनाना चाहते हैं तो यह एक बेहतरीन मौका है। उसने अपनी जैकेट से एक शानदार सोने का उभारा हुआ निमंत्रण पत्र निकाला और मुझे दिया। यह एक गोल्ड टियर निमंत्रण है जो केवल पूर्ण विशिष्ट लोगों, एलिट्स के लिए आरक्षित है। पूरे शहर में ऐसे केवल 3 निमंत्रण हैं। बस इसे दिखाएं और वे आपके लिए रेड कारपेट बिछा देंगे। मैंने सिर हिलाया, कार्ड खोला और उसे लापरवाही से अपनी इन्वेंट्री में डाल दिया। मुझे इसे स्वीकार करते देख ड्रैक एक सेकंड के लिए हिचकिचाया और फिर सावधानी से बोला, एक और बात, ड्रैगन गॉड, खबर है कि वह जल्द ही देश लौट रहा है। कार में कदम रखने से पहले मैं रुक गया। यादें सही जगह बैठ गईं। वह तथाकथित ड्रैगन गॉड वही बंदा था जो ड्रैगन किंग पैलेस के सिंहासन की लड़ाई हार गया था। वे उसे पिछली पीढ़ी का कहते थे, लेकिन वह मुझसे केवल कुछ ही साल बड़ा था। अगर वह सिंहासन के लिए वापस आ रहा था तो चीजें थोड़ी कष्टप्रद हो सकती थीं। यादों से उसका चेहरा याद आते ही मेरी आंखों में एक खतरनाक चमक कौंधी। अगर ड्रैगन गॉड लौट रहा था तो मुझे उस गाला समारोह से पहले बिसात पर अपनी चालें चलनी होंगी। अब से 3 दिन बाद का समय शिकार के लिए एकदम सही होगा। यही सोचकर मैंने एक्सीलरेटर दबाया, V12 इंजन दहाड़ने लगा और मैं उस पते की ओर निकल पड़ा जो कागजों में लिखा था। क्लाउडस्केप विला राजधानी की सबसे खास रियल एस्टेट थी। यहां रहने वाले लोग या तो अरबपति थे या शाही परिवार से। जैसे ही दहाड़ता हुआ इंजन गेट पर रुका, सुरक्षा गार्ड तुरंत दौड़कर आए और सम्मानपूर्वक झुक गए। हालांकि मेरी कार पर अभी प्लेट नहीं थी, लेकिन वे इतने बेवकूफ नहीं थे कि इस इलाके में हाइपरकार चलाने वाले किसी व्यक्ति को नाराज करें। सर, क्या आप किसी निवासी से मिलने आए हैं या यह नया वाहन है? मैं आपके लिए तुरंत पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूं। मैंने उसे कागजात थमा दिए। मैं नया मालिक हूं, प्लेट्स रजिस्टर करो। गार्ड ने दोनों हाथों से कागजात लिए। उसने इसे खोला और उसका जबड़ा लगभग जमीन से टकरा गया। विला नंबर 1 वह इस एस्टेट का सबसे कीमती हिस्सा था। देश के कुलीन वर्ग को नंबर 1 की बहुत चाह थी, लेकिन डेवलपर्स ने इसे किसी को भी बेचने से मना कर दिया था और अब इसका एक मालिक था। अपनी किस्मत को शुक्रिया कहते हुए कि उसने बदतमीजी नहीं की थी, गार्ड ने बिजली की गति से पंजीकरण पूरा किया और व्यक्तिगत रूप से मेरी कार को विला नंबर 1 के निजी गैरेज में पहुंचाया। सामने का हिस्सा एक विशाल निजी बगीचा था जो विदेशी फूलों और घुमावदार रास्तों से भरा था। अंदर से यह एक महल था। क्रिस्टल झूमर, बेदाग संगमरमर के फर्श, आयातित लग्जरी फर्नीचर और दीवारों पर टंगी बेशकीमती कलाकृतियां। हर विवरण से बेहिसाब दौलत झलक रही थी। मैं मखमली सोफे पर बैठ गया और एक लंबी आह भरी। इसे कहते हैं जीना। मेरे पुराने वर्जन के पास यह सब कुछ था और फिर भी उसने एक दुखी सिंप की भूमिका निभाना चुना। ऑक्सीजन की कितनी बड़ी बर्बादी। मैंने सिर हिलाया और झपकी लेने ही वाला था कि मेरा फोन बज उठा। अज्ञात नंबर। मैंने आलस से फोन उठाया। हेलो, क्या क्या यह मैक्स है? दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज कांप रही थी, जैसे वह रोने ही वाली हो। मैंने तेवर चढ़ाए। मुझे अपनी किसी भी याद में यह आवाज याद नहीं आई। बोल रहा हूं, कौन है यह? ओह, भगवान का शुक्र है, ये मैं हूं, तुम्हारी मां। आवाज में अचानक घबराहट भरी भावना बढ़ गई। हां, और मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने तंज कसा और तुरंत फोन काट दिया। मेरी यादों में पुराने मूज के एडॉप्टिव पेरेंट्स थे, लेकिन जब से उन्हें अपना जैविक बेटा मिला, वह अपना बैग पैक करके परिवार छोड़कर चला गया था। 15 साल की उम्र तक वह विदेश चला गया और सारे संपर्क काट दिए। वह इस कहावत को जानता था कि अपना खून अपना ही होता है, इसलिए वह स्वेच्छा से पीछे हट गया था। 1 दशक से ज्यादा समय बीत चुका था। निश्चित रूप से वे अब तक उसे भूल चुके होंगे। जब मैं विचारों में खोया था, फोन फिर बजा। चिढ़कर मैंने उठाया। क्या स्कैमर्स अब लाइव कॉल कर रहे हैं? सीधे मैं तुम्हारी मम्मी हूं वाले नाटक पर आ गए? मैक्स, मैं सच में मां हूं। हमने तुम्हें इतने साल पहले खो दिया था। महिला की आवाज सच्ची उदासी से भरी थी। मेरी भौहें और तन गईं। मुझे पता था कि मेरा पुराना वर्जन अनाथ था, लेकिन वह अनाथ कैसे हुआ?
यह यादों में हमेशा एक खाली जगह थी। क्या यह वास्तव में जैविक परिवार हो सकता था? ईमानदारी से कहूं तो मुझे अचानक प्रकट होने वाले किसी रैंडम परिवार की कोई परवाह नहीं थी। मेरे लिए एकमात्र परिवार वही था जिसने वास्तव में पुराने मैक्स को पाला था। लेकिन चूंकि उन्हें अपना असली बेटा मिल गया था, इसलिए मेरा उनकी खुशियों में दखल देने का कोई इरादा नहीं था। मैक्स, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? महिला की आवाज फट रही थी। उस समय दुश्मन हमारा शिकार कर रहे थे। हम बच गए, लेकिन उस अफरा तफरी में हमने तुम्हें खो दिया। यह हमारी गलती थी। कृपया हमसे नफरत न करो। बस हमें एक मौका दो ताकि हम तुम्हारी भरपाई कर सकें। कृपया। वह व्यावहारिक रूप से भीख मांग रही थी। मेरा चेहरा पूरी तरह से भावहीन रहा। सालों बीत चुके हैं। अब मिलना बेकार है। आप लोग जीवित हैं, मैं जीवित हूं। क्या इतना काफी नहीं है? नहीं, महिला चिल्लाई। कृपया बस मुझे एक बार देखने दो। तुम्हारे पिता, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, हम सब ने तुम्हें बहुत याद किया है। बस एक मुलाकात। मैं तुमसे विनती करती हूं। फ्लिक। मैंने एक सिगरेट जलाई और धीरे से धुएं की एक धार छोड़ी। क्लाउडस्केप विला नंबर 1। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। कॉल कट गया। मैं गहरी सोच में डूब गया। यह दुनिया अजीब होती जा रही थी। ड्रैगन किंग्स, ड्रैगन गॉड्स, मार्शल आर्ट्स मास्टर्स। एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में भी यहां टिकना आसान नहीं होगा। एक गलत कदम और मेरा खेल खत्म हो सकता था। जहां तक इस परिवार की बात है, पुराने मैक्स की आत्मा के कुछ अनसुलझे जज्बात अभी भी उनसे जुड़े हुए थे। मिलना ही बेहतर है। कम से कम मैं उनसे इस दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में कुछ जानकारी तो ले ही सकता हूं। कुछ ही देर बाद एस्टेट सुरक्षा का फोन आया। मैंने उन लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दी जो मेरा परिवार होने का दावा कर रहे थे। दरवाजे की घंटी बजी। मैं खुद से बड़बड़ाते हुए उठा। मुझे सच में कुछ नौकरानियां रखनी होंगी। अपना खुद का दरवाजा खोलना भी थका देने वाला है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक बेहद सभ्य और अमीर दिखने वाली महिला आगे बढ़ी और उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। मैक्स। मैंने भौहें सिकोड़ी और उसे खुद से अलग किया। अंदर आओ और बात करो। महिला की आंखें लाल हो गईं, आंसू छलक पड़े। तुम तुम अपनी मां के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? उसी समय एक युवक आगे बढ़ा, अपने होंठ चबाते हुए। वह ऐसा दिख रहा था जैसे वह दुनिया के सारे अन्यायों का बोझ सह रहा हो। उसका चेहरा दुबला पतला था और वह बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था। उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और एक अन्य युवती खड़ी थी। उस आदमी के व्यक्तित्व से अधिकार और सत्ता झलक रही थी। हालांकि वह थोड़ा कांप रहा था, शायद भावनाओं की वजह से। वहीं वह महिला, जो लगभग 25 साल की थी, उसमें एक बेरहम कॉरपोरेट सीईओ जैसा तीखा और डरावना अंदाज था, जिससे उसके आकर्षक नयन नक्श और भी कठोर लग रहे थे। पूरी टोली यहां मौजूद थी। उस युवक की बातें सुनकर मैंने एक ठंडी मुस्कान दी। तुम्हारे मुंह से ये किस तरह का कचरा निकल रहा है? ऐसा लगता है कि तुम लोग अंदर आने के बजाय बाहर जाना ज्यादा पसंद करोगे। उस स्थिति में दफा हो जाओ। ढप्पाक! मैंने वह भारी दरवाजा उनके मुंह पर ही बंद कर दिया। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि उसकी हवा से उनके सिर के बाल पीछे की ओर उड़ गए। वे चारों बरामदे पर खड़े एक दूसरे को अवाक होकर देखने लगे। उन्होंने जाहिर तौर पर मुझसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। वह सीईओ महिला मुड़ी और उसने उस युवक को डांटा। टॉमी, हमने उसे बरसों पहले खो दिया था। अब जब हमने उसे आखिर ढूंढ ही लिया है, तो उसका थोड़ा नाराज होना बिल्कुल सामान्य है। बोलना बंद करो। मम्मी, उसे देखिए। टॉमी वेंस ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उसके साथ बहुत अन्याय हुआ हो। मैं बस आपका पक्ष ले रहा हूं। भले ही वह हमसे नफरत करे, उसे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसने अपना सिर झुका लिया जैसे कोई शहीद हो। मैं जानता हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सिर्फ एक गोद लिया हुआ बेटा हूं। आखिरकार आप सब मुझे बाहर निकाल ही देंगे। टॉमी की बात सुनकर वह सीईओ टेसा वेंस दुखी हो गई। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैक्स अनाथालय में पला बड़ा है। यह सामान्य है कि उसका व्यक्तित्व थोड़ा अजीब है। चिंता मत करो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम हमेशा के लिए मेरे छोटे भाई हो। दीदी! टॉमी इतना भावुक दिखा जैसे वह रोने ही वाला हो। इससे पहले कि वे अपना यह सोप ओपेरा जारी रख पाते, वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो अब तक चुप था, आखिर में दहाड़ा। बस करो, हम बरामदे पर खड़े हैं। तुम लोग क्या बड़बड़ा रहे हो? अगर हमें कुछ कहना है तो हम अंदर चलकर कहेंगे। उसने अपनी पत्नी को फिर से घंटी बजाने का इशारा किया। मैंने दरवाजा खोला और मजाक उड़ाते हुए चौखट पर टिक गया। क्या कुछ भूल गए? मैक्स, क्या तुम हमें बस अंदर आने दोगे? क्या तुम अपनी मां से मिलने के लिए तैयार नहीं हुए थे? गिड़गिड़ाना बंद करो। मैंने हाथ उठाकर उस महिला को झुकने से रोक दिया।
मुझे इन लोगों के लिए बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं था कि उस महिला को झुकने पर मजबूर करूं, जो वास्तव में मेरी जैविक मां हो सकती थी। मैं एक ट्रांसमिग्रेटर हूं और मैं जो चाहता हूं वही करता हूं, लेकिन मैं पूरी तरह से सोशियोपैथ होने से परहेज करता हूं। हम लिविंग रूम में चले गए। मैंने मुख्य सोफे पर कब्जा जमाया, एक और सिगरेट जलाई और लापरवाही से इशारा किया, बैठो। वे चारों बैठ गए, लेकिन उसके बाद एकदम सन्नाटा छा गया। कमरे का माहौल बेहद अजीब हो गया। मैंने देखा कि वह महिला मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं किसी अजायब घर की कोई चीज हूं। मैंने अपना सिगरेट का पैकेट निकाला। मैडम, सिगरेट लेंगी? उस महिला ने जाहिर तौर पर इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसका चेहरा जम गया। मैक्स, क्या तुम अपनी मां से ऐसे बात करते हो? टेसा, वो कॉर्पोरेट आइस क्वीन, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और नफरत से मुझे घूरने लगी। मैंने उसे एक आलसी तिरछी नजर से देखा। यह गुस्सैल महिला अब क्या चाहती है? क्या तुम लोगों के पास कोई डीएनए टेस्ट है, या हम वही पानी के कटोरे में खून की बूंद वाला मध्यकालीन तरीका आजमाने वाले हैं? मुझे नहीं पता कि वह मेरी मां है या नहीं, लेकिन मैं यह जानता हूं। मैं खड़ा हो गया। अचानक हत्या करने की किलिंग इंटेंट की एक विशाल और दम घोंटने वाली लहर पूरे कमरे में फैल गई, जिससे उनकी सांसें थमने लगीं। अगर तुमने दोबारा मुझसे इस लहजे में बात की, तो मैं खुद तुम्हें इस मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दूंगा। टेसा ने बहस के लिए मुंह खोला, लेकिन उस अधेड़ व्यक्ति ने दहाड़ लगाई, बस करो, बैठ जाओ। टेसा अनिच्छा से वापस बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों में असली डर की एक झलक थी। एक सेकंड पहले उसे कसम से ऐसा लगा जैसे मैक्स के शरीर से असली खून की गंध आ रही हो। यह किसी एपेक्स प्रेडेटर को घूरने जैसा था। भले ही उसके पिता ने उसे नहीं डांटा होता, फिर भी उसकी जीने की इच्छा उसे बैठने के लिए चीख चीख कर कह रही थी। मैंने धीरे से धुएं का एक बादल छोड़ा। ठीक है, मुद्दे की बात पर आते हैं। जल्दी बोलो, मुझे भूख लगी है, और एक बार जब मैं तुम लोगों से निपट लूंगा तो मुझे खाना खाने जाना है। यह महसूस करते हुए कि उन्हें अब सीधे मुद्दे पर आना चाहिए, उस महिला ने जल्दी से अपनी पहचान और हमारे रिश्ते के बारे में बताया। वे वेंस परिवार थे, राजधानी की एक शीर्ष स्तरीय ताकत। वह आदमी लायनल वेंस था, परिवार का मुखिया। महिला विक्टोरिया वेंस थी। वह ठंडी सीईओ मेरी बड़ी बहन टेसा वेंस थी, और वह रोता हुआ बच्चा गोद लिया हुआ बेटा टॉमी वेंस था। वेंस ग्रुप की कीमत 500 अरब से ज्यादा थी। सालों पहले मुखिया के पद के लिए छिड़े एक क्रूर युद्ध के दौरान दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया था। उस अफरा तफरी में मुझे अगवा कर लिया गया और एक अनाथालय में फेंक दिया गया। अपहरणकर्ताओं ने लायनेल के खिलाफ मेरा इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन एक प्रतिद्वंद्वी गुट ने उन्हें खत्म कर दिया। इसलिए पुराना मैं अनाथालय में ही फंसा रह गया। अभी कुछ दिन पहले ही जब उन्हें पता चला कि मैक्स स्टर्लिंग नाम के किसी व्यक्ति ने क्लाउडस्केप विला नंबर 1 खरीदा है, तब उन्होंने मेरा पता लगाया। विक्टोरिया की कहानी सुनते हुए मैं इस पूरी स्थिति की बेतुकी बात पर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। क्या यह बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा उन असली बनाम नकली मास्टर वाले वेब नॉवेल्स में होता है? मैं अभी अभी एक दुखद सिंप की कहानी से बचकर निकला था, और अब मैं पारिवारिक ड्रामे में गिर गया हूं। इसमें उस शक्तिशाली ड्रैगन किंग वाली चीजों को भी जोड़ दें तो यह दुनिया सिरदर्द देने वाली साबित हो रही थी। अगर इसके बाद कोई पुनर्जन्म लिया हुआ अमर सम्राट भी सामने आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। बेटा, क्या तुम सुन रहे हो? विक्टोरिया ने मेरे अजीब चेहरे को देखकर सावधानी से पूछा। हकीकत में वापस आते हुए मैंने धुआं छोड़ा। मैं सुन रहा हूं, तो क्या आपका यहां अंतिम उद्देश्य क्या है? इस सीधे सवाल ने विक्टोरिया को हैरान कर दिया, लेकिन उसने जल्दी से अपना लहजा नरम किया। जाहिर है, हम चाहते हैं कि तुम वेंस परिवार में वापस घर आओ, अपना असली नाम वापस लो। हम नहीं चाहते कि तुम यहां बाहर अकेले दुख झेलो। दुख? मैं लगभग हंसी में फूट पड़ा। मैडम, आप वास्तव में क्या नशा कर रही हैं? क्या आपको यह विशाल हवेली नहीं दिख रही? इसकी दीवारों में सचमुच जेड जड़ा हुआ है। क्या आपको पता है इस जगह की कीमत कितनी है? और आपको लगता है कि मैं दुख झेल रहा हूं? सिर्फ विक्टोरिया ही नहीं, बल्कि लायनेल भी मुझे गहरे दुख के साथ देख रहा था। हालांकि टेसा और टॉमी सतर्क थे। जाहिर तौर पर वे इस बात से डरे हुए थे कि मैं यहां विरासत चुराने आया हूं। देखिए, श्रीमती वेंस, मुझे नहीं पता कि आपको और क्या बुलाऊं, इसलिए श्रीमती वेंस ही सही। आप किस नजर से देख रही हैं कि मैं दुख झेल रहा हूं? मैं एक राजा की तरह जी रहा हूं, और जहां तक मेरा नाम बदलने की बात है तो रहने ही दीजिए। मुझे इसकी आदत है। इसके अलावा वेंस सुनने में थोड़ा बेकार लगता है। बेकार? पूरा वेंस परिवार वहां बिल्कुल सुन्न होकर बैठ गया। इतिहास में यह पहली बार था जब किसी ने उन्हें इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि उनके अरबपति सरनेम का नाम उसे बेकार लगा था। टॉमी ने अपना मौका देखते हुए नैतिक क्रोध के साथ खड़ा हो गया। मुझे पता है कि तुम नाराज हो,
लेकिन तुम हमारे माता पिता से इस तरह बात नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हें ढूंढना कभी बंद नहीं किया। ये बस एक गलतफहमी है। जहां तक मेरी बात है, मैं जानता हूं कि मैं कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। अगर तुम्हें मुझे देखना वाकई नापसंद है, तो मैं आज ही अपना सामान बांध लूंगा और वेंस परिवार छोड़ दूंगा। उसकी बातों के अंत तक सचमुच उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। विक्टोरिया का दिल टूट गया। टॉमी, तुम ये क्या कह रहे हो? मैक्स तुम्हारा भाई है। भले ही वह वापस आ जाए, हम तुम्हें हमेशा प्यार करेंगे। मैंने यह सब देखा और पूरी तरह अवाक रह गया। हे भगवान, यह बिल्कुल किसी पिक मी लड़के की तरह है, जैसे काइल था। क्या यह दुनिया ऐसे लड़कों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही है? क्या मैं अब सुरक्षित भी हूं? बिल्कुल। टेसा उसे बचाने के लिए खड़ी हो गई। टॉमी, चिंता मत करो, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले रहा है। तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। मम्मी, दीदी। टॉमी उन दोनों महिलाओं को इतने भावुक होकर देख रहा था जैसे वह अभी फूट फूट कर रोने वाला हो। धिक्कार है। मैं इस सोप ओपेरा में इतना खो गया था कि सिगरेट लगभग मेरी उंगलियों को जलाने वाली थी। मैंने एस्ट्रे में सिगरेट कुचली, अपने पैर ऊपर चढ़ाए और उन्हें घूरने लगा। क्या तुम लोग यह गहरे पारिवारिक बंधन वाला नाटक बंद करोगे? मेरा हाथ जलते जलते बचा है। कैसा रहेगा अगर तुम ये परफॉर्मेंस अपने घर ले जाओ? विक्टोरिया को आखिरकार याद आया कि वह यहां क्यों आई थी और वह जल्दी से मेरे पास आई। मैक्स, क्या तुम प्लीज मां को माफ कर सकते हो? इतने सालों की जुदाई के बाद हम इसकी भरपाई करना चाहते हैं। मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूं। वाकई? मैंने टॉमी की ओर देखा। मेरे होठों पर एक खतरनाक मुस्कान खेल रही थी। तो जाओ और इसे 2 थप्पड़ जड़ दो। इसकी शक्ल देखकर मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सन्नाटा छा गया। विक्टोरिया की आंखें द्वंद्व और दर्द से भर गईं। टेसा मुझे अविश्वास से घूरने लगी। मैक्स, क्या तुम पागल हो? वह तुम्हारा भाई है। लायनेल ने गहरी भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में संदेह था। वेंस परिवार के मुखिया के रूप में वह बेवकूफ नहीं था। यहां आने से पहले उसने मैक्स की फाइल निकलवाई थी। विदेशी रिकॉर्ड खाली थे। लेकिन देश लौटने के बाद से मैक्स एक बदनाम, कमजोर और रीढ़ विहीन सिंप रहा था। लेकिन उसके सामने बैठा आदमी कमजोर नहीं था। उसके चलने फिरने में एक राजा का स्वाभाविक अहंकार था। विक्टोरिया इतना गहरा नहीं सोच रही थी। वह बस घबराहट में मुझे देख रही थी। मैक्स, टॉमी तुम्हारा भाई है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ठीक है, बहुत हुआ। मैंने अधीरता से हाथ हिलाते हुए उसकी बात काट दी। मुझे तुम लोगों के साथ हैप्पी फैमिली खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं निश्चित रूप से वेंस परिवार का वारिस नहीं बनना चाहता। दरवाजा उस तरफ है, बाहर निकलो। मैक्स, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा अंतिम इनकार सुनकर विक्टोरिया घबरा गई। वह टॉमी की ओर मुड़ी। उसका हाथ अनजाने में कांप रहा था। उसका सगा बेटा उसके सामने बैठा था और उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। उसे लगा जैसे वह उसकी पूरी दुनिया की कर्जदार है। अगर टॉमी को थप्पड़ मारने का मतलब मैक्स को वापस पाना होता तो वह ऐसा कर देती। लेकिन इससे पहले कि वह हिल पाती, टॉमी ने एक दुखद सिसकी ली। उसकी आवाज इतनी शोकपूर्ण थी कि पत्थरों को भी रुला दे। मैंने बस तेवर चढ़ाए। ये क्या बकवास है? क्या ये बंदा आदमी भी है? मुझे मिलने वाला हर कोई ड्रामा क्वीन क्यों है? मम्मी। टॉमी की आवाज ने विक्टोरिया को झकझोर दिया। उसका संकल्प डगमगा गया। उसकी झिझक देखकर टॉमी की आंखों में एक घमंडी चमक कौंधी। हाँ, जब तक मैं इन पारिवारिक बंधनों का इस्तेमाल करूंगा, ये बंधे रहेंगे। मैक्स, एक खोया हुआ बच्चा जिसका कोई आधार नहीं है, वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। वेंस परिवार का वारिस मैं ही रहूंगा। मैक्स, तुम घटिया सिंप, बस मेरे रास्ते से दूर रहो। ये सोचते हुए उसने ड्रामे को और बढ़ा दिया। मम्मी, अगर वह मुझसे इतनी नफरत करता है तो बस मुझे मारो। अगर इससे वह घर आता है तो आप मुझे जान से मार सकती हैं। मैं शिकायत नहीं करूंगा। टॉमी, बोलना बंद करो। विक्टोरिया और टेसा उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ी। मैं सोफे पर बैठा था। लायनेल दूसरे सोफे पर बैठा था। हम दोनों के माथे पर एक जैसी सिलवटें थीं और इस ऑस्कर के लायक परफॉर्मेंस को देखकर हम दोनों के चेहरे पर एक जैसी झुंझलाहट थी। लायनेल ने फर्श पर रेंगते हुए टॉमी को देखा। उसकी आंखों में गहरा असंतोष पनप रहा था। वेंस परिवार निर्दयी ताकत पर बना था। कुलीन परिवारों में उत्तराधिकार का युद्ध बहुत क्रूर होता है। फिर भी यहां टॉमी बात बात पर रो रहा था। जाहिर है, उसके शरीर में वेंस का खून नहीं था। वह बेकार था। दूसरी ओर मैक्स, रिपोर्टों के बावजूद व्यक्तिगत रूप से मिलने पर साबित हुआ कि वह कुछ भी हो सकता है, पर कमजोर नहीं। निश्चित रूप से वह अशिष्ट और अहंकारी था, लेकिन वेंस परिवार के वारिस के पास दांत और नाखून होने चाहिए। अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंचकर लायनेल अचानक उठा और दहाड़ा। बस, एक जवान आदमी बच्चे की तरह रो रहा है। कितनी शर्म की बात है। वेंस परिवार ने कब से ऐसे दयनीय कचरे को पालना शुरू कर दिया? टॉमी जम गया।
उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके पिता ऐसी कठोर बात कहेंगे। लायनेल! विक्टोरिया और टेसा भी उसके अचानक हुए विस्फोट से दंग रह गईं। मुझे मत देखो, लायनेल ने ठंडे स्वर में कहा। इस गंदगी को देखो जो तुमने पैदा की है। वेंस परिवार किस लिए जाना जाता है? अगर हमारे वारिस इतने रीढ़ विहीन होंगे तो दूसरे सिंडिकेट हमें जिंदा निकल जाएंगे। अपने पिता की फटकार सुनकर टेसा ने दांत पीसे। उसने अपने डिजाइनर बैग से एक फाइल निकाली और मेज पर फेंक दी। तो क्या, कम से कम टॉमी हमसे प्यार तो करता है। मैक्स का क्या, इसे देखो। उसने अपनी उंगली मेरी ओर उठाई। पिछले कुछ सालों से वह एक औरत के पालतू कुत्ते के अलावा कुछ नहीं रहा है। क्या ऐसा कोई वेंस का वारिस बनने के लायक है? मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। टेसा को अपना बचाव करते देख टॉमी ने मेरी तरफ एक विजयी मुस्कान फेंकी। धड़ाक! मैंने लापरवाही से ठोस जेड की कॉफी टेबल को लात मारी। पत्थर की वह भारी सिल फर्श पर 2 मीटर तक फिसली और टेसा के घुटनों से टकराने से कुछ इंच पहले रुकी। वह चीखी और फर्श पर पीछे की ओर गिर गई। ठंडा पसीना उसके चेहरे से झरने की तरह बहने लगा। मैं धीरे से खड़ा हुआ। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम टेसा है ना? क्या मैं तुम्हारे साथ बहुत विनम्र रहा हूं? क्या तुम क्या बात कर रहे हो? टेसा की आवाज कांप रही थी। वह मेरी ताकत देखकर बुरी तरह डर गई थी। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। टेसा ने अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरी परछाई उस पर पड़ी, वह पीछे की ओर रेंगने लगी, जब तक कि वह सोफे से नहीं चिपक गई। उसकी जान हलक में आ गई थी। विक्टोरिया आखिरकार सदमे से बाहर आई और मेरे सामने कूद गई। मैक्स, माँ जानती है कि तुम हमसे नफरत करते हो और यह सब मेरी गलती है। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो मुझे दो। टेसा और टॉमी को दोष मत दो। वे तो बस। मैडम, आप बहुत भ्रमित हैं। मैंने उसे तीखे स्वर में काट दिया। मैंने कब माना कि तुम लोग मेरा परिवार हो? और जैसा कि मैंने अभी कहा, अगर यह दोबारा मुझ पर भौंकी तो मैं इसे शारीरिक रूप से बाहर फेंक दूंगा। भाई, प्लीज उन पर गुस्सा मत हो। डरने के बावजूद टॉमी को पता था कि यह चमकने का मौका है। अगर वह वेंस परिवार के मन में मैक्स के लिए नफरत भर दे तो उसकी जगह पक्की थी। उसने विक्टोरिया को अपने पीछे खींच लिया और बहादुरी दिखाने के लिए अपना सीना फुलाया। अगर तुम नाराज हो तो मुझ पर निकालो। उन्होंने जो किया मेरी वजह से किया। तुम मुझे। इससे पहले कि वह अपना भाषण पूरा कर पाता, मेरा एक मुक्का उसके पेट में इतनी गहराई तक धंसा जैसे उसे आर पार कर दिया गया हो। टॉमी दोहरे बदन होकर उल्टियां करने लगा। मैंने उसे बालों से पकड़ा। मेरी आवाज में ऊब थी। तुमने कहा था कि गुस्सा तुम पर निकालूं, तो यह पक्का कर लेना कि तुम चोट सह सको, ठीक है? इसी के साथ मैंने अपने घुटने से उसकी पीठ पर जोर से वार किया। कड़क! हड्डी टूटने की वह भयानक आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। टॉमी घुटनों के बल गिर गया। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया। वह इतने दर्द में था कि उसके वोकल कॉर्ड से चीख तक नहीं निकल पा रही थी। मैक्स, तुम क्या कर रहे हो? टॉमी को सेकंडों में बर्बाद होते देख विक्टोरिया आतंक से चीख उठी। टेसा ने अपना डर दबाया और उसे देखने के लिए झपटी। लाइनेल का चेहरा काला पड़ गया। वह मुझे भयानक तीव्रता से देख रहा था। अब बहुत हुआ मैक्स। तुम जो भी महसूस करो वह नाम के लिए अभी भी तुम्हारा भाई है। लक्ष्मण रेखा पार मत करो। मैंने इत्मीनान से एक टिश्यू लिया, अपने हाथ पोंछे और उसे टॉमी के कांपते हुए सिर पर फेंक दिया। ओह, मैंने रेखा पार कर दी तो कैसा रहेगा कि तुम बाकी का काम पूरा कर दो, बूढ़े आदमी। और याद रखना कि टेसा को बाहर का रास्ता मिल जाए। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मैक्स। लायनेल की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गईं। उसे अपने से इस लहजे में बात करना पसंद नहीं था, खासकर अपने बेटे से। लगता है इतने सालों तक सड़कों पर रहने ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है। ठीक है, तुम जवान हो। आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। तुम्हें पता चलना चाहिए कि शेर को सवा शेर मिलता है। उसने आदेश दिया, एजेंट 1, यंग मास्टर को कुछ तहजीब सिखाओ। ध्यान रहे कि उसे स्थायी रूप से नुकसान न पहुंचे। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, एक परछाई बिजली की गति से मेरे ठीक सामने प्रकट हुई। वह एक बिल्कुल साधारण दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी था। गुस्ताखी माफ करें यंग मास्टर, उसने ठंडे स्वर में कहा, और फिर उसने एक मुक्का चलाया। वूश! वार इतना तेज था कि उसने एक आफ्टर इमेज छोड़ दी, लेकिन एक स्प्लिट सेकंड बाद वह मुक्का मेरी हथेली में फंसकर रह गया। लाइनेल का मुंह खुला का खुला रह गया। एक पल के सदमे के बाद एजेंट 1 की आवाज गंभीर हो गई। ऐसा लगता है कि यंग मास्टर भी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं। मैं ठंडे स्वर में मुस्कुराया। मुझे पता था कि अंधेरे में कोई कुत्ता छिपा है, लेकिन तुम गलत हो। मैं मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं करता, मैं मारने की कला का अभ्यास करता हूं। हवा में एक धमाका हुआ। एजेंट 1 के शरीर का हर बाल खड़ा हो गया। उसकी वृत्ति ने मौत का संकेत दिया।
लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हटने की कोशिश कर पाता, मेरा पैर हवा में लहराया और एक तोप के गोले की ताकत के साथ उसके पेट में जा लगा। बूम! एजेंट वन एक दागे गए तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ा। वह बाथरूम की दीवार से जोर से टकराया। कंक्रीट फट गया और मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गईं। उसका शरीर प्लास्टर के अंदर धंस गया। लाइनेल खड़ा हो गया। वह पूरी तरह से स्तब्ध होकर मुझे देख रहा था। एजेंट वन वेंस परिवार का सबसे मजबूत रक्षक था। वह दर्जनों सशस्त्र लोगों को अकेले धूल चटा सकता था और फिर भी मैक्स के खिलाफ वह एक वार भी नहीं झेल सका। मेरा बेटा इन सालों में किस तरह के नर्क से गुजरा है। जब लायनेल अपनी हकीकत पर सवाल उठा रहा था, तभी विला का मुख्य दरवाजा धड़ाके से खुला। काली वर्दी वाले आदमियों का एक दस्ता अंदर घुसा। उनका नेतृत्व एक ऐसी महिला कर रही थी जिसकी त्वचा सफेद जेड जैसी थी। उसके हाव भाव शानदार थे और उसकी हर हरकत से शक्ति और पूर्ण अधिकार झलक रहा था। यह स्टर्लिंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, वही परिवार जिसने मेरे पुराने वर्जन को गोद लिया था, माया स्टर्लिंग, मैक्स की बड़ी बहन। माया ने सबको दरकिनार किया और सीधे मेरी ओर दौड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज भावनाओं से रुंध गई थी। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसने पागलों की तरह मुझे सिर से पैर तक चेक किया। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। तुम छोटे बदमाश, बिना एक शब्द कहे सालों तक मुझसे दूर भागते रहे। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? इस तथ्य के बावजूद कि मैं केवल गोद लिया हुआ था, माया मुझे जान से ज्यादा प्यार करती थी। मिस्टर और मिसेस स्टर्लिंग अक्सर मजाक करते थे कि अगर मैक्स कभी शादी करना चाहेगा, तो दुल्हन को पहले माया की मंजूरी से गुजरना होगा। माया ने मेरा हाथ थाम रखा था। उसकी नजरें इतनी तीव्रता से कोमल थीं कि मुझे थोड़ा असहज महसूस होने लगा। यादें उमड़ पड़ीं। मुझे वह सारी गर्माहट और दयालुता याद आ गई जो स्टर्लिंग परिवार ने पुराने मैक्स को दी थी। यही कारण था कि उसने अपना सरनेम स्टर्लिंग ही रखा था। अगर उस परिवार को अपना जैविक बेटा नहीं मिला होता, तो वह शायद हमेशा उनके साथ रहता और कभी ड्रैगन किंग नहीं बनता। मुझे अभी बताओ मैक्स, क्या इन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई? माया ने वेंस परिवार को घूर कर देखा। उसकी आंखों में अचानक कातिलाना तेवर आ गए। हालांकि उसके पीछे खड़े अंगरक्षक दीवार को फटी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने एजेंट वन को पहचान लिया था। वह वेंस परिवार का अंतिम हथियार था। वे जानते थे कि वह कितना भयानक था, लेकिन अभी वह एक आधुनिक वॉल आर्ट की तरह दीवार में धंसा हुआ था, पूरी तरह बेहोश। हे भगवान, अंगरक्षकों ने सोचा। 10 साल बीत चुके हैं और हमारा छोटा मालिक एक पूर्ण राक्षस बन गया है और छोटी मालकिन को चिंता है कि उसे चोट लगी होगी। मैंने धीरे से अपना हाथ माया की पकड़ से छुड़ाया और एक अजीब सी मुस्कान दी। दीदी, ओह मिस स्टर्लिंग, मैं ठीक हूं। आपको? मिस स्टर्लिंग? माया मेरे बोलने से पहले ही भड़क गई। क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे एक बार फिर उस नाम से बुलाओ और देखो क्या होता है। बाप रे! मुझे लगा जैसे उसके पीछे कोई शैतानी आभा प्रकट हो गई हो। क्या महिलाओं का गुस्सा हमेशा इतना डरावना होता है? अपनी सुरक्षा के लिए मैंने तुरंत खुद को सुधारा। दीदी? माया के चेहरे के भाव 180 डिग्री बदल गए। उसके चेहरे पर एक चमकदार लुभावनी मुस्कान खिल उठी। उसने इस दिन के लिए 10 साल इंतजार किया था। आखिरकार अपने सबसे प्यारे छोटे भाई से मिल रही थी। बिना एक शब्द कहे उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे साथ घर चलो। लायनेल आखिरकार अपने सदमे से बाहर आया। माया, मैक्स अभी अभी देश लौटा है। उसे मेरे साथ वेंस परिवार के घर जाना चाहिए। स्टर्लिंग परिवार ने उसकी जो देखभाल की है, उसके लिए मैं आपको पूरा मुआवजा देने को तैयार हूं। चुप रहो! माया ने उसे बीच में ही काट दिया। उसकी कोमलता सिर्फ मेरे लिए आरक्षित थी। बाकी दुनिया के लिए वह एक आइस क्वीन थी। वेंस परिवार के मुखिया के सामने भी उसने उसे पूर्ण तिरस्कार की नजर से देखा। पैट्रियार्क वेंस, मैक्स मेरा भाई है। जाहिर है वह स्टर्लिंग परिवार के साथ घर जा रहा है। गोद लेने के कागजात पूरी तरह से कानूनी थे। जहां तक आपके मुआवजे की बात है, तो उसे अपने रिटायरमेंट फंड के लिए बचा कर रखें। और इस बात के लिए कि आपने आज मैक्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, ओह, मैं उस हिसाब को चुकता करने बाद में आऊंगी। माया की इस दुश्मनी ने हमेशा शांत रहने वाले लायनेल को निरुत्तर कर दिया। लेकिन तभी उसे वेंस रक्तवंश, ब्लड लाइन की कमी याद आई। उसे स्टर्लिंग परिवार की परवाह नहीं थी। रक्तवंश का मुद्दा सर्वोपरि था। यह कोई मजाक नहीं था। वेंस वंश में एक आनुवंशिक अभिशाप था। इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता था, इसका इलाज नहीं था। यह परिवार के सदस्यों को हिंसक रूप से नियंत्रण खोने के प्रति बहुत संवेदनशील बनाता था। मैक्स के उस पागलपन भरे विस्फोट को देखकर लायनेल को अचानक यकीन हो गया कि मैक्स में वह अभिशाप है। उसे वापस लाना ही था। माया, मैं मानता हूं कि अतीत मेरी गलती थी, लेकिन मैक्स मेरा जैविक बेटा है। क्या स्टर्लिंग परिवार वाकई एक परिवार के पुनर्मिलन को रोकेगा? माया खुलेआम हंसी। पुनर्मिलन?
क्या आपका पुनर्मिलन का तरीका अपने अधीनस्थों को क्रिसमस के आभूषण की तरह दीवार पर टांगना है? लायनेल ने अपने गुस्से को दबाया। उसकी आवाज खतरनाक रूप से धीमी हो गई। जब स्टर्लिंग परिवार को अपना असली भाई मिल गया तो मैक्स ने घर छोड़ने का फैसला किया। अब तुम उसे वापस क्यों खींच रही हो? वह स्पष्ट रूप से हमें पहचानना नहीं चाहता। क्या वह तुम्हें यह नहीं बताता कि उसका रुख क्या है? यह सुनकर माया शांत हो गई। यह सच था। जब से स्टर्लिंग परिवार को अपना असली बेटा मिला था, मैक्स शांत हो गया था। उसने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन दूरियां बढ़ती गईं। माता पिता का दिल टूट गया था। वे अक्सर मैक्स को सांत्वना देने के लिए अपने असली बेटे को नजरअंदाज कर देते थे। दोनों को बराबर मानते थे। माया मैक्स के साथ चिपकी रहती थी, लेकिन उसके इस गहन ध्यान ने उसे और दबाव महसूस कराया। साथ ही असली बेटे के साथ रहना आसान नहीं था। स्टर्लिंग परिवार को टूटने से बचाने के लिए मैक्स जिद करके चला गया, यहां तक कि वह विदेश चला गया ताकि उसे ढूंढा ना जा सके। माया को हिचकिचाते देख लायनेल ने अपनी बात पर जोर दिया। लगता है तुम समझ गई हो। मैक्स वेंस परिवार का है और वह वेंस परिवार का वारिस बनेगा। स्टर्लिंग उसे क्या दे सकते हैं? कुछ पैसे, या तुम उसे विरासत के लिए अपने असली भाई से लड़ने के लिए मजबूर करोगी। इसलिए मुझे लगता है बहुत हुआ। मैंने उसे काट दिया। मेरी आवाज ठंडी थी। पैट्रियार्क वेंस, स्टर्लिंग परिवार के साथ मेरा जो भी इतिहास रहा हो, मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं। मेरे भविष्य का वेंस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आज की मुलाकात खत्म हुई, बाहर निकलो। मैक्स, विक्टोरिया ने मेरी ओर देखा। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। तुमने उन्हें मारा, तुम हम पर चिल्लाए। क्या तुम वाकई हमें माफ नहीं कर सकते? अतीत हमारी गलती थी, लेकिन क्या तुम्हारी अपनी मां को घुटनों के बल गिरकर तुमसे भीख मांगनी होगी? उसकी आवाज फटी और उसके पैर सचमुच घुटने टेकने के लिए मुड़े। माया ने तेजी से कदम बढ़ाया और उसका हाथ पकड़कर उसे वापस ऊपर उठाया। उसकी आवाज बर्फीली थी। मिसेस वेंस, क्या आप मैक्स को दोषी महसूस कराकर पूरी दुनिया के सामने उसे एक कुपुत्र साबित करने की कोशिश कर रही हैं? यह नकली नाटक बंद कीजिए। शुरू से अंत तक वेंस परिवार को सिर्फ एक शक्तिशाली वारिस सुरक्षित करने की चिंता है ना? क्या आपने पिछले 10 साल उसे ढूंढने में बिताए जब वह हमारे साथ था? नहीं, आप उसे ढूंढ नहीं पाए तो आपने तुरंत एक रिप्लेसमेंट खरीद लिया। अब जब आप उसे वापस चाहते हैं तो उससे उम्मीद है कि वह बस आपकी लाइन में लग जाए। माया, टेसा ने अपनी मां को सहारा दिया और पलटवार किया। क्या तुम कोई बेहतर हो? तुमने अपना असली बेटा खो दिया तो तुमने मैक्स को गोद ले लिया। तुम्हें अपना असली बेटा मिल गया तो तुमने मैक्स को छोड़ दिया। ऐसे नाटक मत करो जैसे तुम नैतिकता में बहुत ऊंची हो। टेसा को लगा कि यह माया के लिए एक करारा प्रहार होगा, लेकिन माया बस हंसी। हम पूरी तरह अलग हैं। स्टर्लिंग परिवार की वारिस हमेशा से मैं रही हूं। भले ही मेरा जैविक भाई वापस आ गया हो तो क्या, मैं हमेशा मैक्स से प्यार करूंगी और मेरे माता पिता भी करेंगे। उन्हें बहस करते देख मुझे सिर दर्द महसूस होने लगा। यह वेब नोवेल ड्रामा थका देने वाला था। माया, लायनेल ने दोबारा बोलने की कोशिश की, लेकिन मिया ने सीधे अपने बॉडीगार्ड्स पर दहाड़ लगाई। तुम लोग वहां खड़े क्या कर रहे हो? हमारे मेहमानों को बाहर तक छोड़कर आओ। गार्ड्स तुरंत एक साथ आगे बढ़े। मिया मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जिससे वेंस परिवार का आगे बढ़ना पूरी तरह से रुक गया। वेंस परिवार को व्यावहारिक रूप से दरवाजे से बाहर धकेले जाते देख मेरी आंखों में पछतावे की एक हल्की सी चमक कौंधी। मैं तो असल में टेसा को खुद उठाकर बाहर फेंकने की योजना बना रहा था, पर खैर, आज के लिए इसे जाने देते हैं। अगर वेंस परिवार ने दोबारा मुझे उकसाने की हिम्मत की तो उसका अंत आज की तरह इतना आसान नहीं होगा। एजेंट 1 को दीवार के प्लास्टर से कुरचकर निकालने और बाहर लॉन पर फेंकने के बाद लिविंग रूम में आखिरकार सन्नाटा छा गया। माया मुड़ी और मुझे घूरने लगी। उसकी आवाज ऐसी थी जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेरे साथ घर चलो। मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। दीदी, प्लीज मुझे वापस जाने के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं सालों से दूर रहा हूं। इसके अलावा मैं अब एक एडल्ट हूं। जब समय मिलेगा तो मैं मिलने आऊंगा, लेकिन वापस रहने के लिए आना। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मिया का कोमल हाथ मेरे मुंह पर आकर चिपक गया। मुझसे जुबान लड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वयस्क, मेरी आंखों में तुम हमेशा मेरे वही छोटे बदमाश रहोगे। ये मत सोचना कि अब तुम शक्तिशाली हो गए हो तो मैं तुम्हें संभाल नहीं सकती। या तो तुम मेरे साथ यहां से बाहर चलोगे, या फिर मैं तुम्हें उसी गार्ड के बगल वाली दीवार में जिंदा दफन कर दूंगी। मैंने धीरे से उसका हाथ नीचे किया। मेरे सीने में एक सच्ची गर्माहट महसूस हो रही थी। अपने पिछले जीवन की यादों के कारण मैं अच्छी तरह जानता था कि स्टर्लिंग परिवार का मेरे लिए प्यार कितना गहरा था, लेकिन स्टर्लिंग परिवार वेंस परिवार जैसा नहीं था। मुझे टॉमी वेंस को अपंग करने में रत्ती भर भी हिचकिचाहट नहीं हुई, लेकिन मैं स्टर्लिंग परिवार के असली बेटे को हाथ तक नहीं लगा सकता था। उनका मुझ पर कोई उधार नहीं था, बल्कि उन्होंने तो मुझे सब कुछ दिया था। आज 2 बार ताकत का इस्तेमाल करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा व्यक्तित्व बदल रहा है।
शायद यह उस ट्रांस माइग्रेशन का असर था। क्या मेरे अंदर का वो पुराना दब्बू सिंप पूरी तरह खत्म हो चुका था, या फिर ड्रैगन किंग की रूह मुझ पर हावी हो रही थी? माया मुझे अब भी उसी जिद्दीपन से देख रही थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं ड्रैगन किंग हूं या कोई महाशक्तिशाली योद्धा। उसकी नजरों में मैं बस उसका वो छोटा भाई था जो रास्ता भटक गया था।